हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। दोस्तों आज हम आप लोगों को साइंस के VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाले हैं और आज जो आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे वो समझ लीजिएगा 2023 में वही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक मात्र 6-7 मिनट का वीडियो देख लीजिए ताकि ये पूरा प्रश्न याद हो जाए और एग्जाम में जाना देखना पूरा हूबहू क्वेश्चन यही छपा हुआ आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि मेरे जैसा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और कोई आपको बताएगा ही नहीं। ठीक है, तो चलिए हम बिना समय गंवाए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए आपका पहला नंबर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, यानी कि दूसरा नंबर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी। आपके पास 4 ऑप्शन है, मैक्सवेल, फैराडे, एम्पियर, फ्लेमिंग। याद रखिए दोस्तों, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, फैराडे। ठीक है, अगर आप मात्र एक बार इस वीडियो को लास्ट तक देखते हैं तो मानते हैं ये पूरा प्रश्न आपको याद नहीं होगा, लेकिन कम से कम आपको दिमाग पर तो आ जाएगा कि 4 ऑप्शन है तो इसका आंसर ये होगा। तो एक बार इस वीडियो को जरूर देखने का प्रयास करिएगा। ठीक है, दूसरा नंबर प्रश्न है, तीसरा नंबर, वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। देखिए वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता, देखिए अवतल दर्पण में भी बनता है और उत्तल दर्पण में भी बनता है, इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगर कहेगा वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब किस में बनता है, तब आप लोग ऑप्शन नंबर मतलब कि ए पर टिक लगाते हैं अवतल दर्पण में, क्योंकि अवतल दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब अवतल दर्पण में बनता है, लेकिन छोटा प्रतिबिंब अवतल में भी बनता है और उत्तल में भी बनता है, इसलिए आंसर होगा डी नंबर। 4 नंबर प्रश्न है, चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक होता है। देखिए चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक, याद रखिएगा चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक टेस्ला होता है। क्या होता है? टेस्ला, जो आपको ऑप्शन नंबर ए में आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आ गया आपका 5 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन में नहीं होता है। निम्नलिखित में किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन में नहीं होता है। एलपीजी का होता है, सिलेंडर के बारे में आप लोग पता होगा, बायोगैस का होता है, कोयला का होता है, लेकिन सीएनजी का नहीं होता है खाना बनाने वाले ईंधन के रूप में उपयोग। ठीक है, तो याद रखिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन बताने से पहले मैं आप सभी विद्यार्थियों को एक बात बता देना चाहता हूं कि अगर कोई भी विद्यार्थी शुरू से अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है और उनके पास मात्र अभी 2 से 2.5 महीना ही टाइम बचा है, अगर आप चाहते हो कि जितना भी मेरे पास समय है और उतने ही मैं समय में अच्छे से पढ़कर अच्छे से अच्छे मार्क्स ला लूँ, और मेरे पास जितना टाइम है अगर उतने टाइम में मेरे पास भी अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिल जाता तो मैं याद कर लेता। तो आप लोग टेंशन मत लीजिए, मेरे पास साइंस, मैथ, सोशल साइंस, संस्कृत, हिंदी, यानी कि इंग्लिश छोड़कर बाकी सभी विषय का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, पूरा VVI है। अगर किसी को भी लेना होगा तो मात्र 150 रुपये उसका प्रिंट है। ठीक है, मतलब कि आप लोग 150 रुपये पेमेंट करके ले सकते हैं। पेमेंट करने के लिए मेरा मोबाइल नंबर है 9693779407। इसी नंबर पर पे फोन, गूगल पे, पेटीएम तीनों चलते हैं। अगर किसी को भी लेना है तो ले सकते हैं। देखिए लेना है नहीं बल्कि आप ले लीजिए, क्योंकि 150 रुपये कोई ज़्यादा नहीं है और 150 रुपये में आप अच्छे से अच्छे नंबर ला सकते हैं, क्योंकि जो मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन उस PDF में दिया हूँ वो पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लड़ जाएगा और वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन PDF आपके मैं व्हाट्सअप के माध्यम से दूंगा। इस नंबर पर पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेज दीजिए मेरे व्हाट्सअप पर, हम आपको तुरंत आपको PDF दे देंगे। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा कि पेमेंट लेने के बाद हम नहीं देंगे। पेमेंट लेने के बाद आप लोगों को नहीं देंगे ऐसा हो ही नहीं सकता। अभी तक किसी भी बच्चे को मैं धोखा नहीं किया हूँ और ऑलरेडी मैं इतना बड़ा यूट्यूबर होकर भी आप सभी के साथ मैं धोखा कभी नहीं कर सकता हूँ। ठीक है, देखिए 6 नंबर आपका क्वेश्चन है, सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है। देखिए सर्च लाइट का परावर्तक सतह, तो 6 नंबर का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अवतल दर्पण का होता है। सर्च लाइट का परावर्तक सतह अवतल का होता है। जबकि 7 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन नेत्र का रंगीन भाग होता है। निम्नलिखित में कौन नेत्र का रंगीन भाग होता है। याद रखिएगा नेत्र का रंगीन भाग परितारिका होता है। ठीक है, परितारिका। ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी नंबर। शायद परितारिका कोई हम लोग आइरिस के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो देखिए अगला क्वेश्चन आपका 8 नंबर प्रश्न, एक साधारण प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है। एक साधारण प्रिज्म मुख्य रूप से 5 सतहों से घिरा रहता है और एक प्रिज्म प्राप्त करने के लिए स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए प्रिज्म की आवश्यकता होती है और एक प्रिज्म में प्राय 5 सतह पाए जाते हैं। जबकि 9 नंबर क्वेश्चन है, प्रतिबिंब का आकार हमेशा वस्तु के बराबर है तो दर्पण होगा। देखिए अगर प्रतिबिंब का आकार हमेशा वस्तु के बराबर है तो समझ लीजिए कि वो समतल दर्पण की प्लेन मिरर होगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है,
अब देखिए अगला क्वेश्चन है 10 नंबर प्रश्न है, वह उपकरण जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है होता है। देखिए विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलेगा तो विद्युत मोटर कहलाएगा, और यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलेगा तो जनरेटर यानी कि डायनेमो कहलाएगा। तो इसका तो आंसर होगा बी नंबर, क्योंकि विद्युत को ऊर्जा में बदल रहा है तो यांत्रिक ऊर्जा में बदल रहा है ना, तो विद्युत मोटर होगा। ठीक है। और 11 नंबर प्रश्न है, आकाश का रंग नीला क्यों प्रतीत होता है। देखिए आकाश का जो रंग होता है ना नीला इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि प्रकाश का प्रकीर्णन के मौजूद होने के कारण। ठीक है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इसका भी। ठीक है। 12 नंबर क्वेश्चन है, सामान्य नेत्र अधिकतम कितनी दूरी तक वस्तुओं को स्पष्ट देख सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर 12 नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा। देखिए 12 नंबर का स्पष्ट देख सकते। देखिए एक सामान्य व्यक्ति अधिकतम अनंत दूरियां देख सकता है, तो आंसर होगा डी नंबर, अनंत दूरियां वो देख सकता है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है 13 नंबर प्रश्न है, वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक वास्तव में होता है। वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक वास्तव में होता है। तो देखिए 13 नंबर का हमको जहाँ तक लगता है आंसर होगा सी नंबर, 1 से अधिक होता है। ठीक है। और अगला क्वेश्चन है, सामान्य नेत्र के लिए दूरबिंदु। देखिए सामान्य नेत्र के लिए दूरबिंदु भी अनंत होता है। क्या होता है, अनंत ही होता है। तो 14 का आंसर क्या होगा, डी नंबर। और यहाँ पर मैंने क्या बताया 12 का, और 12 का भी आंसर डी ही होगा, और यहाँ पर 14 का भी आंसर डी होगा। और 15 नंबर क्वेश्चन है, किस दर्पण का उपयोग सामान्यतः वाहनों का आपस से दृश्य के रूप में करते हैं। तो हम लोग एक क्वेश्चन हम लोग जानते हैं, ठीक है, कि उत्तल दर्पण का उपयोग गाड़ी के पथ से दृश्य के रूप में वरीयता क्यों देते हैं। तो आप लोगों ने देखा होगा कि उत्तल दर्पण का जो दृष्टि क्षेत्र होता है वो बड़ा होता है। जैसे कि आप बाइक चलाते हैं तो अपने जो आपका राइट वाला हाथ होता है ना, उस वाले आईने में अगर पीछे की वस्तुओं को आप देखेंगे तो पूरा बड़े बड़े वाहन आपको उस आईने में छोटे छोटे देखने को मिलेगा। यानी कि पूरा बड़ा बड़ा यानी कि ट्रक भी उसमें आपको छोटा दिखाई देगा। यानी कि उसी को बोलते हैं दृष्टि क्षेत्र उसका बड़ा होता है। छोटे से आईने में बड़े से ट्रक को आप देख लेते हो तो बड़ी बात है, यानी कि वह उत्तल दर्पण होगा और उसका दृष्टि क्षेत्र बड़ा होगा, इसलिए हम लोग वहाँ पर उत्तल दर्पण प्रयुक्त करते हैं। ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है 16 नंबर क्वेश्चन, 1 माइक्रो एम्पियर बराबर होता है। देखिए 1 माइक्रो एम्पियर बराबर 10 के पावर -3 एम्पियर। ठीक है, 10 के पावर -3 एम्पियर 1 माइक्रो एम्पियर बराबर। ठीक है। अब देखिए तो अगला क्वेश्चन है 17 नंबर, डीजल का उपयोग होता है। देखिए डीजल का उपयोग भारी वाहनों में, विद्युत उत्पादन में भी, रेल के इंजनों में भी, यानी कि इसका आंसर होगा डी नंबर, इनमें से सभी में होता है। अगला क्वेश्चन 18 नंबर, सौर सेल सौर ऊर्जा को रूपांतरित करता है। देखिए जो ये सौर सेल है ना वो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में ना रूपांतरित कर देता है। तो आंसर हो जाएगा डी नंबर 18 का भी। ठीक है। और देखिए 19 नंबर क्वेश्चन है आपका। 19 नंबर क्वेश्चन है, विद्युत चुंबक बनाने के लिए किस पदार्थ के छड़ का उपयोग होता है। विद्युत चुंबक बनाने के लिए किस पदार्थ के छड़ का उपयोग होता है। तो 19 का करेक्ट आंसर होगा नरम लोहा का हम लोग उपयोग करते हैं। विद्युत चुंबक बनाने के लिए ना हम लोग नरम लोहे के पदार्थ के छड़ का उपयोग करते हैं। आंसर होगा सी नंबर। अब देखिए 20 नंबर प्रश्न है, जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है, जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण क्या है। तो गतिशील कण इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है। जो भी विद्यार्थी हमारी इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिएगा, क्योंकि आपको ना हमेशा यहाँ से क्लास करना है, वीडियो देखना है। अगर आप डेली हमारा वीडियो देखते हैं ना तो बोर्ड एग्जाम में काफ़ी अच्छे नंबर लाइएगा। अब देखिए 21 नंबर क्वेश्चन है, ओम का नियम है। देखिए ओम का नियम का आता है ना, V बराबर I इंटू आर हो जाएगा, क्योंकि R बराबर V बटे आई यहाँ से भी हो जाएगा। तो R बराबर V बटे आई ऑलरेडी हम लोग ओम के नियम से जानते हैं, सब किसी को पता होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जबकि अगला क्वेश्चन है 22 नंबर, विभवांतर का एसआई मात्रक क्या है। देखिए विभवांतर का एसआई मात्रक वाट होता है। आंसर होगा बी नंबर, विभवांतर का एसआई मात्रक वाट होता है। ऑप्शन नंबर बी होगा। जबकि 23 नंबर क्वेश्चन है, अमीटर का प्रतिरोध होता है। देखिए अमीटर का प्रतिरोध जो होता है ना, अमीटर जो समझते हैं ना, हाँ बिल्कुल समझते हैं, चलिए वेरी गुड। देखिए अमीटर का जो प्रतिरोध होता है वो मतलब कि क्या होता है ना, वो बहुत ही मतलब कि छोटा होता है। आंसर होगा 23 का सी नंबर। अब देखिए 24 नंबर प्रश्न क्या कहता है। 24 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया है कि जब पश्चिम प्रक्षेपित कोई धनावेशित कण अल्फा कण यानी कि किसी चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्तर की ओर विक्षेपित हो जाती है तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी। तो 24 का आंसर हो जाएगा ए नंबर, दक्षिण की ओर। ठीक है, ए नंबर होगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन है आपका 25 नंबर।
25 नंबर क्वेश्चन है, एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी प्लस 20 सेंटीमीटर है तो गोलीय कैसा होगा। मैं आपको अभी बता देता हूँ, जिस दर्पण की फोकस दूरी प्लस में होती है तो ऑलरेडी प्लस में दिया है वो क्या होगा, तो उत्तल दर्पण होगा। अगर माइनस में रहता है तो अवतल होता है, लेकिन प्लस में दिया तो क्या होगा, उत्तल दर्पण। देखिए अगला क्वेश्चन है, तालाब का जल कम गहरा दिखाई देने का कारण है। देखिए तालाब का जल कम गहरा दिखाई देने का कारण है अपवर्तन, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन, विद्युत मोटर परिवर्तित करता है। क्वेश्चन पूछ दिया, देखिए विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करेगा। आंसर होगा 27 का डी नंबर, ठीक है। अब देखिए 28 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में कौन उभयधर्मी ऑक्साइड है। निम्न में कौन उभयधर्मी ऑक्साइड है। आंसर होगा बी नंबर Al2O3 या एक उभयधर्मी ऑक्साइड है, ठीक है। अब देखिए तो अगला क्वेश्चन है 29 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा रासायनिक समीकरण संतुलित है। निम्न में कौन सा समीकरण संतुलित है, यानी कि संतुलित कौन समीकरण है आपको देखना है। तो 29 का आंसर आप लोग चूज कर लीजिए। तो ऑप्शन नंबर बी तो देखिए तो H2Cl2 और 2HCl यानी कि दोनों संतुलित हो गया। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन अम्ल नहीं है। तो यहाँ पर देख सकते हैं HCl एक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है जो कुत्ते में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। NaCN नाइट्रिक अम्ल होता है। H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल। KOH एक अम्ल नहीं है, इसलिए इसका आंसर होगा डी नंबर। KOH एक अम्ल नहीं है, इसलिए इसका आंसर होगा डी नंबर KOH, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 31 नंबर, क्षारों को जल में घोलने पर क्या मुक्त होता है। क्षारों को जल में घोलने पर क्या मुक्त होता है। 31 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हाइड्रोक्साइड, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए होगा हाइड्रोक्साइड आयन। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए नंबर 31 का होगा, ठीक है। चलिए अब देखिए 32 नंबर क्वेश्चन है, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र होता है। देखिए ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है, C2H12O6। यह आपका ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र हो गया C2H12O6 C6H12O6, ठीक है। C2 नहीं, गलती से बोल दिए, C6H12O6 ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र। अगला क्वेश्चन है फॉर्मिक अम्ल का यूपीए का नाम, ठीक है। देखिए फॉर्मिक अम्ल का यूपीए का नाम जो मधुमक्खी के डंक में, चींटी के डंक में पाया जाता है ना, क्या पाया जाता है मधुमक्खी और चींटी के डंक में, तो मेथनोइक अम्ल पाया जाता है ना, तो मेथनोइक अम्ल ही होगा। फॉर्मिक अम्ल का यूपीए का नाम क्या होता है, मेथनोइक अम्ल ही होता है। आंसर होगा ए नंबर। अगला क्वेश्चन, एथेनॉल के क्रियाशील मूलक का क्या सूत्र है। देखिए एथेनॉल की क्रियाशील मूलक का सूत्र क्या होता है, सिंगल बॉन्ड OH होता है, क्योंकि ऊपर यहाँ पर ऊपर ऐसा चिन्ह दिया गया है ना, इसको हम लोग OH के नाम से जानेंगे, आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन देखने से पहले वीडियो को आप लोग लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। अब देखिए 35 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में कौन दुर्बल अम्ल है। निम्न में कौन दुर्बल अम्ल है। देखिए 35 नंबर का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी CH3COOH एक दुर्बल अम्ल है। जबकि अगला क्वेश्चन है, पोटेशियम की परमाणु संख्या क्या है। पोटेशियम जिसका संकेत K होता है और पोटेशियम की परमाणु संख्या तो 19 होता है, कैल्शियम का 20 होगा। ऑप्शन नंबर ए होगा पोटेशियम की परमाणु संख्या 19, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है 37 नंबर प्रश्न है, निम्न में कौन मुख्यतः बायोगैस है। देखिए बायोगैस कौन है, मुख्य रूप से बायोगैस कौन है। 37 का आंसर होगा बी नंबर CH4 जिसको हम लोग मीथेन के नाम से जानते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन है, साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या है। देखिए साधारण नमक यानी कि आयोडीन का नमक, आयोडीन यानी कि ऑप्शन नंबर बी होगा नमक यानी कि HCl एक नमक का रासायनिक सूत्र होता है और सबको पता है कि नमक एक लवण होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है 39 नंबर क्वेश्चन है, किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन शून्य वर्ग के तत्व है। तो हीलियम ग्रुप 18 यानी कि शून्य वर्ग के तत्व है। 40 का आंसर होगा सी नंबर। 41 नंबर कार्बन की परमाणु संख्या। देखिए कार्बन की परमाणु संख्या 6 होता है, सबको पता है। ऑक्सीजन का 8 होता है, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है 42 नंबर प्रश्न है, कौन सा कार्बन यौगिक सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। तो सबसे अधिक अभिक्रियाशील तो हमको नहीं 42 का ना, 42 का हमको चलिए हाँ 42 का तो आंसर होगा C2H4, ठीक है। ये सबसे अधिक अभिक्रियाशील है क्योंकि इसमें हमको लगता है डबल बॉन्ड बनेगा, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, ताम्र एवं टीन के मिश्र धातु को कहते हैं। देखिए ताम्र एवं टीन के मिश्र धातु को कांसा के नाम से जानते हैं। आंसर होगा ए नंबर। अगला क्वेश्चन 44 नंबर, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र। देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र कैल्शियम सल्फेट ऑड हाइड्रेट, जो ऑप्शन नंबर बी में आपको देखने को मिलेगा CaSO4 × 1/2 H2O। 44 का आंसर होगा बी नंबर। 45 नंबर क्वेश्चन है, 45 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया कर बनाते हैं। देखिए अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया कर लवण
और जल का निर्माण करते हैं। लवण और जल, तो जल तो दिया नहीं है, लवण दिया तो लवण टिक लगा दीजिए। और एक और बात याद रखिए, जो मतलब जिस अभिक्रिया में अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करके लवण और जल का निर्माण करते हैं, उसी अभिक्रिया को हम लोग उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, आपको बोर्ड परीक्षा में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। ठीक है, 46वां क्वेश्चन है, वनस्पति तेलों में होती है, देखिए वनस्पति तेलों में ना क्या होती है, लंबी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रृंखलाएं होती है। आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो मैंने आपको 46 यानी कि 46 प्रश्न बताया। अब आप लोग थोड़ा हमको कमेंट करके बताइए तो 46 में से क्या आपको 40 प्रश्न याद था? 40 नहीं तो कम से कम 35 तो आपको 46 में से याद होगा। अगर याद होगा तो कमेंट करके बताइए, तो हमें थोड़ा देखें कि आपका तैयारी कैसे हो रहा है और आप लोगों का जो साइंस है वो ऑब्जेक्टिव कैसे आप लोगों का मजबूत है कि नहीं है। ठीक है, तो थोड़ा आप लोग कमेंट जरूर करिएगा। और जिसको भी PDF लेना होगा सुबह 5 बजे से शाम 5 बजे के बीच कभी ले सकते हैं। रात के समय फ़ोन मत करना। ठीक है, रात के समय में फ़ोन करना मना है। ठीक है, तो जिसको भी लेना है ले सकते हैं। ऑलरेडी मैंने मोबाइल नंबर आपको दे ही दिया कि जिसको भी PDF लेना है तो मेरा मोबाइल नंबर 9693779407, इस नंबर पर आप संपर्क करके ले सकते हैं। ठीक है।